नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। राष्ट्रपति, एक ऐसा राष्ट्रपति जो अपनी बाप का औलाद नहीं, ये बात हम नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति हैं, जिसके बाद कनाडा के हेकड़ीबाज प्रधानमंत्री ट्रूडो की गले में हड्डी अटक गई है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के खबर से ट्रूडो सहमे नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले ट्रूडो को फिदेल कास्त्रो की औलाद तक ट्रंप ने बता दिया था, जिसके कारण अमेरिका में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से कनाडा की राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो में डर बढ़ता दिख रहा है। कनाडा अपने 75% एक्सपोर्ट को लेकर अमेरिका पर निर्भर है। वहीं ट्रंप ने अपने भाषण में टैरिफ बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। इसी के चलते कनाडा में टैरिफ को लेकर डर बढ़ गया है। यह डर दो तरफा है। जस्टिन ट्रूडो के संबंध न सिर्फ पीएम मोदी से बल्कि कई ताकतवर नेताओं से खराब हो चुके हैं। लेकिन आज बात करेंगे ट्रंप से रिश्ते की। आज ट्रंप से उनके रिश्तों की सच्चाई हम जानेंगे। आपको बता दें कि कनाडाई प्रेसिडेंट ट्रूडो से ट्रंप कई बार भिड़ चुके हैं। ट्रूडो नाटो में तो रहना चाहते हैं, लेकिन खर्च नहीं करना चाहते हैं। यह बात ट्रंप ने कही। अमेरिका को सामान बेचकर कमाना है, लेकिन टैक्स नहीं देना है। 2 महीने पहले ही सितंबर में ट्रंप ने अपनी एक किताब में सेव अमेरिका में जस्टिन ट्रूडो के बारे में उस अफवाह को हवा दी थी, जिसमें कहा गया कि वे क्यूबा के दिवंगत तानाशाह फिदेल कास्त्रो के बेटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी किताब सेव अमेरिका में लिखा कि ट्रूडो की मां मार्गरेट फिदेल कास्त्रो से किसी तरह जुड़ी हुई थी। बहुत से लोग कहते हैं कि वह यानी जस्टिन ट्रूडो उनके बेटे हैं। ट्रंप ने लिखा कि जस्टिन ट्रूडो कहता है कि वह नहीं है, लेकिन उसे यह बात कैसे पता चलेगी। हालांकि ट्रंप ने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अफवाह को हवा दी। वास्तव में कास्त्रो के ट्रूडो के पिता होने की अफवाहों को पहले भी खारिज किया जा चुका है। मई 2018 में एक घटना ने इन दोनों नेताओं के बीच तनाव को सामने ला दिया, जब फोन पर बातचीत में ट्रूडो ने कनाडा के स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के औचित्य पर सवाल उठाया, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहा। इसके जवाब में ट्रंप ने कथित तौर पर मजाक उड़ाया और कहा कि क्या आप लोगों ने व्हाइट हाउस को नहीं जलाया। ट्रंप ने यह बात 1812 के युद्ध के संदर्भ में कही, जब इस कृत्य के लिए ब्रिटिश सेना के बजाय कनाडा को जिम्मेदार ठहराया गया। ट्रूडो ने टैरिफ को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया। क्यूबेक में G7 समिट में भी यह टकराव जारी रहा। कनाडाई पीएम ट्रूडो ने अपमानजनक टैरिफ के खिलाफ अपना रुख दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि कनाडा को दबाया नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूडो को बेईमान और कमजोर बताया। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई करते हुए सिंगापुर की अपनी उड़ान के दौरान अचानक G7 की संयुक्त विज्ञप्ति से अमेरिका को वापस ले लिया। साल 2019 में लंदन में नाटो समिट के दौरान भी ट्रंप और ट्रूडो फिर से भिड़ गए। एक वीडियो में ट्रूडो दुनिया के अन्य नेताओं के साथ ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार पर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। इस पर ट्रंप ने जवाब में ट्रूडो को 2 चेहरे वाला कहा और नाटो को 2% रक्षा खर्च लक्ष्य को पूरा करने में कनाडा की विफलता की आलोचना की। जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर हो गए, तब भी उनके ट्रूडो के साथ मतभेद जारी रहे। ट्रूडो ने साल 2023 में एक इंटरव्यू में ट्रंप के मेक इंडिया ग्रेट इंडिया मूवमेंट और कनाडा में रूढ़िवादी नेताओं के बीच समानताओं के जिक्र किया। उन्होंने गर्भपात और लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर वगैरह के बारे में उनके अधिकारों की संभावित वापसी की बात कही। तब ट्रंप ने ट्रूडो को फॉर लेफ्ट ल्यूनेटिक यानी घोर वामपंथी पागल कहा और कनाडा सरकार के टीकाकरण विरोधी जनादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे फ्रीडम कॉनवॉय का समर्थन कर दिया। इन्हीं कारणों से कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के हासिल करने के बाद कनाडा अमेरिका संबंधों को लेकर एक विशेष कैबिनेट समिति का गठन कर दिया है। साथ ही साथ कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बुधवार को अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया।
इस बातचीत में न सिर्फ ट्रूडो ने ट्रंप को बधाई दी बल्कि आगे की रणनीति और दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश और व्यापार को बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया। कनाडा पीएम की चिंता का कई कारण है, जिसके बाद भी वह जलालत झेलते हुए ट्रूडो आगे बढ़ रहे हैं। ट्रूडो के कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव के बाद कैबिनेट समिति कनाडा अमेरिका मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। कनाडा दुनिया में सबसे अधिक व्यापार पर निर्भर देशों में से एक है और कनाडा का लगभग 75% निर्यात अमेरिका को होता है। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने उस समय भी नॉर्थ अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते या नाफ्टा से फिर से बातचीत करने के कदम उठाए। साथ ही रिपोर्ट के मुताबिक वह ऑटो सेक्टर पर 25% टैरिफ पर विचार कर रहे थे। ट्रंप ने इन कदमों को कनाडा के लिए खतरनाक माना गया। हाल में ही चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी सामान पर 10% से 20% तक टैरिफ लगाने का सुझाव दिया। कुछ भाषणों में इससे भी अधिक टैरिफ लगाने की बात कही। कनाडा सरकार का कहना है कि अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के सबसे बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं। साल 2023 में हर दिन दोनों देशों के बीच लगभग 3.6 बिलियन कनाडाई डॉलर यानी 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की चीजें और सेवाओं का आदान प्रदान हुआ। अमेरिका और कनाडा के बीच रिश्ते काफी मजबूत है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और कानून पर रिश्ते मजबूत है। साथ ही दोनों देशों में बेसबॉल, हॉकी, फुटबॉल और सॉकर लीग के साथ सांस्कृतिक और परंपराओं और मनोरंजन का ओवरलैप है। साथ ही दोनों देशों के बीच लगभग 4 लाख लोग प्रतिदिन दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करते हैं और लगभग 8 लाख कनाडाई अमेरिका में रहते हैं। कनाडा की विदेश मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा कि मुझे पता है कि कनाडा के बहुत लोग चिंतित हैं। मैं कनाडा वासियों को पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ कहना चाहती हूँ कि कनाडा में सब कुछ ठीक होगा। अमेरिका के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रवि अरोड़ा जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे जुड़ रहे हैं, और संजीव श्रीवास्तव, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, जिस तरीके से कनाडा के बयान पिछले दिनों बदल गए हैं ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, आपको क्या लगता है कि कनाडा के रिश्ते अब भारत से भी सुधरेंगे या नहीं? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो राष्ट्रपति ट्रंप के एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाने से वो निसंदेह दबाव में होंगे। और जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में ये बताया भी कि अनेक इसके कारण हैं। दोनों के जो व्यक्तिगत जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहे, बहुत मधुर नहीं रहे, तनावग्रस्त रहे। फार लेफ्ट लुनाटिक जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। उसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही ज्यादा आर्थिक विषयों पर एक टफ रुख रखते हैं। वो 10% टैरिफ को इम्पोज करने की बातें कर रहे हैं और ऐसे में जो कनाडा का जो 75% जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज है वो अमेरिका को निर्यात करता है, उसके ऊपर भी एक बड़ा संकट आ सकता है। उसी के साथ साथ इमाइग्रेशन के ऊपर भी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के टफ रुख को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में इस बात की संभावना भी बन सकती है कि लोग कनाडा की तरफ रुख लेकिन करें। संजीव जी, कूटनीतिक दायरे में या कॉरिडोर में इस तरह की बातें किस तरीके से देखी जाती हैं? तो सामान्य शिष्टता में भी नहीं आता है कि आपको ट्रंप जैसे जो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं वो किसी नेता को अवैध संतान बता दें। और ट्रूडो की क्या बेबसी है कि इस तरह के मतलब बयानबाजी के बाद भी वह स्वीकार करने के लिए तैयार है, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दबाव है। निसंदेह वही मैंने कहा कि ट्रूडो दबाव में है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का आतंकवाद, अतिवाद, अलगाववाद जैसे विषयों पर कड़ा रुख रहा है, ऐसे में उनके ऊपर, ट्रूडो के ऊपर इस बात का भी दबाव बनेगा कि वो जो कनाडा की धरती से हो रही अनेक जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं उसके बारे में
एक्शन लेने के बारे में वो विचार करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है। और राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान मेरे असेसमेंट के मुताबिक भारत और अमेरिका के जो रक्षा, सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के संबंधी जो विषय है उसमें कहीं बेहतर कोऑपरेशन हो सकता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से हमें अनेक विषयों पर निराशा हाथ लगी थी, जो कि अब इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप स्वयं में जो है वो आतंकवाद के विरुद्ध है और डीप स्टेट की जो एक्टिविटीज के खिलाफ है। तो ऐसे में जो अमेरिका का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका जो रुख है वो आतंकवाद, अतिवाद पर सख्त जाहिर है कि होगा। और ऐसे में जो जस्टिन ट्रूडो के संदर्भ में भी उनके ऊपर एक और दबाव भी बनेगा कि वो जो आतंकवाद और अतिवाद की जो चुनौती है उस पर जो है डबल स्टैंडर्ड ना रखें, डबल फेस ना रखें, जो कहें वो करके दिखाएं। तो ये मेरा ऐसा मानना है। और भारत को भी ये चाहिए कि भारत भी इस संदर्भ में जो नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक सकारात्मक संवाद स्थापित करे, ताकि नए एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस शेयरिंग के विषयों पर एक बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग बन पाए। तो अगर ऐसा हो पाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने जो प्रभाव का और अपने आतंकवाद विरोधी जो उनका रुख रहता है उसका इस्तेमाल करते हुए वो कनाडा पर भी इस बात का दबाव डाल सकते हैं कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को जो है बेहतर करे। और सबसे बड़ी बात यदि ऐसे संबंधों को बेहतर करना है तो उसकी शर्त बहुत स्पष्ट है प्रसून जी, कि कनाडा को अपनी धरती से भारत के खिलाफ हो रही साजिशों को रोकना होगा। और सीधी सी बात है, यदि वो ऐसा करते हैं और यदि भारत के ऊपर ये निराधार आरोप वगैरह लगाने का जो सिलसिला है वो अगर समाप्त करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो अच्छे हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। इन संबंधों का आधार बहुत गहरा है, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से इन संबंधों में तनाव आ गया है। लेकिन अब जिस तरीके का दबाव जस्टिन ट्रूडो झेल रहे हैं, जिस तरीके की अलोकप्रियता वो झेल रहे हैं, ऐसे में जाहिर है कि यदि अपने कोर्स करेक्शन को वो करते हैं और थोड़ा बुद्धिमत्ता के साथ, परिपक्वता के साथ वो अगर काम करते हैं तो ऐसे में ये उनके लिए भी फायदेमंद होगा। और जाहिर है कि ये भारत और कनाडा के संबंधों को तो वे बेहतर बनाएगा ही। रवि अरोड़ा जी, आपने देखा भारत और कनाडा के संबंध पिछले दिनों काफी तल्ख हो चुके हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो उसी तरह का व्यवहार करते हैं, अप्रत्याशित व्यवहार करते हैं जैसा वो ट्रंप को समझ रहे हैं। अब क्या जैसे को तैसा मिल गया है? जी बिल्कुल, देखिए पिछले काफी समय से खालिस्तानी चरमपंथियों की जो है आरामगाह बना हुआ था कनाडा। तो खासकर जस्टिन ट्रूडो ने जिस प्रकार से उनको पूरा ना सिर्फ समर्थन दे रखा था बल्कि संरक्षण दे रखा था, और कहीं न कहीं जिस प्रकार से हरदीप सिंह निज्जर की मौत का सीधा सीधा आरोप भारत पर लगा दिया, वो भी बिना किसी सबूत के। उसके अलावा वहां पे हमारे जितने भी राजनीतिक हैं उनको सुरक्षा तक नहीं दी जाती। हिंदू मंदिरों पर जिस प्रकार से खालिस्तानी हमला करते हैं और कनाडा सरकार हाथ पर हाथ धरे रहती है, कहीं न कहीं। रवि अरोड़ा जी, ये आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, लेकिन आखिर भारत सरकार एक आतंकवादी को लेकर इतना डिफेंसिव क्यों दिखती है? निज्जर मारा गया, क्यों मारा गया, कैसे मारा गया, इसके लिए भारत जवाबदेह थोड़ी है। कनाडा की धरती पे मारा गया, तो भारत सरकार क्यों डिफेंसिव दिखती है जबकि उस व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया गया है? क्या दबाव है? दूसरी चीज, क्या ये दबाव भारत के अंदर से बना हुआ है? असल में प्रसून जी, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें वहां पे जवाबदेही है हमारी कोई। दिक्कत ये है कि हमारे अपने कुछ विपक्षी पार्टियां अगर ऐसी बातें करती हैं तो खासकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कहीं ना कहीं एक जवाबदेही बन जाती है। तो इसलिए भारत सरकार जवाब देना चाहती है उस चीज का कि जब हमने जो चीज हमने नहीं की है उसके लिए हम बोलने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं कनाडा सरकार बिना सबूतों के अगर आप पे आरोप लगाती है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात, अमेरिका में जिस जैसे ही आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति बन, रवि अरोड़ा जी, आपकी आवाज बहुत चेंज हुआ है जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो व्यक्ति ने कॉल करियो 6 मजबूरी मैं समझता हूँ जस्टिन ट्रूडो की है, क्योंकि जब अमेरिका और कनाडा के बीच में रिश्ते अब बहुत समय से खराब चल रहे हैं। इसको लेकर खासकर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से अपनी बुक में भी लिखा अमेरिका में और उनके पर्सनल इश्यूज पर बात लिखी, उनके नाजायज औलाद तक कह दिया, और कहीं ना कहीं इस बात में जबकि उनके पास भी कोई इस प्रकार का कोई सबूत नहीं था, तो इस बात का कनाडा में भी विरोध हुआ। लेकिन उन्होंने खुलकर
जाती है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, वो बहुत बिंदास बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। तो लेकिन उन्होंने फिडेल कास्ट्रो जो कि इनकी मदद थी मार्गरेट के साथ उनके रिश्ते थे। और लेकिन एक बात साफ है जो अभी तक रिपोर्ट आई है कि ये कोरी अफवाह है। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री नाजायज औलाद नहीं है फिदल कास्ट्रो की, बात साफ हो चुकी है, ये अफवाह है। लेकिन एक अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुका व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करता है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं और वो अमेरिका के अंदर खड़े हो सकते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है ट्रूडो की क्या मजबूरी है, वह आक्रामक क्यों नहीं दिख रहे हैं? संजीव श्रीवास्तव जी, क्यों नहीं आक्रामक दिख रहे हैं ट्रूडो? देखिए, ट्रूडो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ट्रूडो दबाव में है, ट्रूडो अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, उनको सत्ता से बाहर जाने का खतरा दिखाई दे रहा है, उनको अपने राजनीतिक भविष्य पर भी जो है अंधकार में जो स्थितियां दिखाई दे रही है, उनके पार्टी के अंदर ही उनका विरोध हो रहा है। संजीव जी, अगर आपकी ये बात मान लूं मैं कि वह दबाव में है तो यह दबाव भारत के लिए क्यों नहीं दिखता है? भारत के लिए दिखेगा दबाव, ये अवश्य दिखेगा और इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये भारत जैसे एक महाशक्ति के साथ वो बहुत ज्यादा विरोध लेकर के उन्होंने अपना क्या नुकसान किया है वो ट्रूडो को अभी तो पता चल ही रहा है। वो आने वाले समय में भी जब वहाँ इलेक्शंस होंगे तब उनको और भी स्पष्ट। संजीव जी, एक खबर और आई है कि राहुल गांधी ने ट्रंप को बधाई तो दी है अगले राष्ट्रपति बनने के लिए, साथ ही कमला हैरिस को भी दिया है कि आपने बहुत शानदार चुनाव लड़ा है। इससे क्या लगता है कि भारत में भी, अमेरिका में भी भारत के दो खेमे बन चुके हैं, एक जो कमला हैरिस को सपोर्ट करता था, जो जॉर्ज सोरस के साथ था, एक गुट जो ऐसा है जो ट्रंप को सपोर्ट करता था और ट्रंप के साथ है? देखिए, बधाई देना किसी भी नेता का या किसी भी आम नागरिक का भारत के, उनका अपना अधिकार है, वो बधाई दे सकते हैं, जिसको भी चाहे वो बधाई दे सकते हैं, उसमें कोई किसी तरीके की रोक टोक नहीं है। जाहिर है कि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं है। जीतने वाले को बधाई दिया लेकिन हारने वाले को भी एक लेटर लिख रहे हैं, इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं केवल मैसेज समझना चाहता हूँ, इससे क्या देना चाहते हैं? इससे कोई दो राय नहीं है कि विचारधारात्मक स्तर पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो एक उदारवादी सोच के साथ और एक लेफ्ट लिबरल सोच के साथ जो कार्य करती है, उससे जो भारत की जो कांग्रेस पार्टी है उसकी एक समानता दिखाई देती है। और वो जाहिर है कि एक विचारधारात्मक स्तर पर भी जो समानता है, जो एक सहमति दिखाई देती है, उसकी वजह से कमला हैरिस की हार पर जो एक सिंपैथी की भावना आई है उसको उन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन अगर देखा जाए कमला हैरिस को तो उनके अगल बगल वो तमाम ऐसे लोग दिखते थे जिसमें जॉर्ज सोरस भी थे, उनके उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार भी थे, वुल्फ भी थे, जो भारत विरोधी जाने जाते थे या चीन समर्थक जाने जाते थे। ऐसे में अगर ट्रंप की बात की जाए तो उनके इर्द गिर्द भारत समर्थकों का बड़ा दायरा देखने को मिलेगा आपको। एलन मस्क सीधे तौर पे कनाडा को नकार चुके हैं, एलन मस्क ने सीधे तौर पे कनाडा के प्रधानमंत्री को धिक्कार चुके हैं। ऐसे में आपके यहाँ का एक विपक्ष का नेता जाके अगर कमला हैरिस सपोर्ट कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जिसकी सत्ता मुश्किल से चंद महीनों की बाकी है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या ये देश को कमजोर करने की कोशिश में माना जा सकता है? नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। और मुझे लगता है कि कमला हैरिस एक डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नेता है वो चुनाव हार गई है। और जाहिर है कि अभी तक जो हम अमेरिका के साथ जो सरकारी स्तर पर जो डील कर रहे थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी सरकार से ही डील कर रहे थे। और वो एक भारतीय मूल की भी महिला है, तो मैं उनके बारे में कुछ नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। संजीव जी, भारतीय मूल की महिला होना ही काफी नहीं है, कई बार उनके बयान भारत विरोधी रहे हैं। जैसे अगर कोई देशद्रोही भारत में पैदा हो जाए तो इसका मतलब वो नहीं है कि उसको क्लीन चिट मिल जाती है। कमला हैरिस ने कश्मीर के बारे में जो बयान दिया, भारत की अखंडता के खिलाफ गया वो बयान, उसके बाद भी अगर यह मान लिया जाए कि उनके लिए सिंपैथी दिखाई जाती है तो उसके कोई वाजिब कारण होने चाहिए। रवि अरोड़ा जी, आपको क्या एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, देखिए, कमला हैरिस ये चुनाव हार गई हैं, वो अभी इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो चुका है। वो अभी वर्तमान समय में
जो हमारा अपना राष्ट्रीय हित है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और उसको हमें देखने की आवश्यकता है। लेकिन मैं जॉर्ज सोरोस के बारे में जरूर कहूंगा कि जो जॉर्ज सोरोस और उनकी जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल की जो पूरी एक्टिविटीज रहती हैं, डीप स्टेट की एक्टिविटीज रहती हैं, वो मैटर ऑफ कंसर्न है। और उस पूरी जो शक्ति है, जो एक छुपी हुई शक्ति है, जो छुपी साजिशें हैं, उनके खिलाफ भारत को आगाह रहने की आवश्यकता है। वो साजिशें आज भी चल रही हैं, साजिशें आज भी चल रही हैं। रवि अरोड़ा जी, जी आपने पूरी चर्चा सुन ली। ऐसे में इन साजिशों को कहां से खत्म करना होगा? भारत में खत्म करना होगा या अमेरिका में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा वापसी की है, तो उसके बाद क्योंकि भारत की अमेरिका के साथ न सिर्फ सामरिक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, सुरक्षा के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से और मोदी जी के साथ भी उनकी खास दोस्ती है। तो ऐसे में भारत एक अच्छे दोस्त की तरह अमेरिका के साथ और खड़ा है। सबसे बड़ी बात और आज क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका के आगे जिस प्रकार से जस्टिन ट्रूडो ने घुटने टेक दिए हैं, तो आने वाले समय में उसको भारत के सामने भी इसी प्रकार घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि भारत पूरी तरह से ताकतवर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर वो इस प्रकार से चरमपंथियों को संरक्षण देता रहा तो भारत उसके खिलाफ आवाज बुलंद रखेगा। और ऐसे में अमेरिका का रुख मुझे लगता है कि भारत के पक्ष में होगा, क्योंकि अमेरिका की जिस प्रकार से सेम अमेरिका के अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, उनके पर्सनल मुद्दों पर बात की है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। तो और ऐसे में कनाडा कभी, क्योंकि आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो रवि अरोड़ा जी, आपकी आवाज में कुछ इंटरप्शन आ रहा है, मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा। संजीव जी, हिंदू विरोध भी कनाडा में जमकर देखा जा रहा है, खासकर सरकार के स्तर पर। वहां भारतीय हाई कमिश्नर रहे वर्मा जी ने भी साफ कर दिया कि वहां प्रशासन सब जगह खालिस्तानी भरे हुए हैं, जो हिंदू विरोध का एक लगातार मुहिम चला रहे हैं। ट्रंप के बनने के बाद क्या यह मुहिम रुकेगी? देखिए, जैसा कि मैंने कहा पहले कि आतंकवाद, अतिवाद, अलगाववाद जैसी जो नकारात्मक सोच है, उसके खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ही सख्त रवैया अपनाते हैं। इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की कि इस्लामिक स्टेट का जो सरगना था वो भी मारा गया। उसके द्वारा जो रक्का और मोसुल में जो टेरिटरी स्थापित की गई थी, इसको इस्लामिक खलीफेट कहता था, वो भी समाप्त हो गया। नंगरहार प्रोविंस में अफगानिस्तान में उन्होंने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स गिरा दिए, जो सबसे शक्तिशाली अमेरिका के जखीरे के नॉन न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स थे। तो ऐसे में जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही सख्त रुख अपनाते हैं। उन्होंने आईएसआईएस को डिफीट किया और उनकी फिजिकल टेरिटरी समाप्त की। तो ऐसे चलिए, में समय की कमी के कारण इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।